हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 को भी पढ़ेंगे। आज 1 और 2 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 इसमें क्या है, संसाधन है। तो पहले चैप्टर नंबर 1 को चलिए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं कि अगर हमारी कुछ आवश्यकता है, अगर उसको पूरा कोई चीज़ कर रही तो वह संसाधन है। जैसे कि अब एक प्रश्न बनता है कि जैसे कि कोयला संसाधन है, क्या वो हज़ारों साल पहले भी संसाधन था? नहीं, वो हज़ारों साल पहले संसाधन नहीं था, क्योंकि वह हमारे यूज में नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था। जैसे कि पेट्रोलियम है, हज़ारों साल पहले हम उसका कोई यूज़ नहीं था, संसाधन उस समय नहीं था, लेकिन आज यूज उसका हो रहा है तो वो क्या है, संसाधन है। तो जब वस्तु का यूज होने लगे, मतलब हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति हो जिस चीज़ से, वह संसाधन कहलाएगी। चाहे वो जो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो एक छोटी सी सुई हो सकती है और बड़ी से बड़ी जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीज़ भी हो सकती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। संसाधन बनने के लिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। तो किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, समय और प्रौद्योगिकी। जैसे कि मान लीजिए कि पदार्थ था, पदार्थ पहला ही उदाहरण ले लीजिए कि कोयला हो गया। कोयला था, कोयला 1000 साल पहले भी मौजूद था, लेकिन समय जब आया तभी वो संसाधन बना। दूसरा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी आने के बाद ही, जैसे जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से ही संसाधन नहीं थी, लेकिन संसाधन के रूप में कब आई, जब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने लगी, जब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने लगी, या फिर जब जैसे कि कोयले का प्रयोग जब बिजली बनाने के लिए किया जाने लगा, या फिर उसका क्या यूज करने लगे कि भाप इंजन या रेल इंजन चलने लगे उससे, तो वह प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ। प्रौद्योगिकी कारण ही तो जो विकास हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, उसी के कारण तो संसाधन बना। तो किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने के लिए दो कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, समय और प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं। संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को हम प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। तो संसाधन तीन होते हैं। प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। और मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि वही ज़्यादातर आविष्कार चीज़ों का करता है, तो वो खुद एक संसाधन के रूप में ही जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह अधिक संशोधन के बिना उपयोग में ला जाते हैं। मतलब कि जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो और बिना ज़्यादा संशोधन उसमें किए, ज़्यादा परिवर्तन किए बिना ही उपयोग में लाया जाए, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि वायु, वायु पहले से हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झील का जल जो हो गया, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मृदा, खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन हो गए। अगला पॉइंट, जैसे कि ये देखिए फिगर बना है, तो ये क्या हो गया, जल हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण मतलब जिसका नवीनीकरण मतलब कि जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके और जो खत्म ना हो, जैसे कि वायु हो गया। और अनवीनीकरण जो खत्म होने वाली चीज़ हो। जैसे कि देख लेते हैं, नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब कि फिर से नए कर दिए जाते हैं, या फिर पुनः मतलब रिचार्ज हो जाते हैं, कि फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, और इनमें से क्या है कि अधिकतर असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकृत या पुनः पूरित हो जाती है, रोज हो जाती है। ये क्या है, नवीनीकरण संसाधन का ही उदाहरण है। पवन ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन कुछ नवीनीकरण संसाधन है जो पूर्णतः नवीनीकरण नहीं हो पाते, क्योंकि हम उसका अगर अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो उनके भंडार को हम प्रभावित करते हैं। जैसे कि जल, जल नवीनीकरण संसाधन है, वो नवीनीकरण होता है, लेकिन नवीनीकरण में उसका जो रिचार्ज होने का जो दर है वो बहुत कम है, और यूज उसका अगर हम ज़्यादा करेंगे तो दोनों में बैलेंस बिगड़ेगा, और असीमित नवीनीकरण संसाधन होने के कारण ये जल की कमी हमें महसूस हो सकती है। इसलिए इसको हमको ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। तो नवीनीकरण संसाधन भी हम दो तरीके के देखते हैं, एक असीमित वाले होते हैं और एक जो सीमित होते हैं। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, वे अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाएंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब मानव निर्मित संसाधन देख लेते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क
पहले भी मौजूद था, लेकिन जब हमने लोहा बनाना उससे सीख लिया तो वह संसाधन के रूप में जाना जाने लगा है। तो जैसे कि लौह अयस्क जो होता है, आयरन ओर्स जो होते हैं, वह संसाधन पहले से, मतलब कि वे तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन संसाधन कब बने, जब हमने लोहा बनाना उससे सीख लिया। तो जब हम प्रकृति का परिवर्तन करके प्राकृतिक पदार्थों का परिवर्तन करते हैं जब, तो वो संसाधन बनते हैं, तो यही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे कि पहले क्या होता था कि अभी देख लीजिए, अभी और आज से 20 साल या 25 साल पहले के उदाहरण में देख लीजिए कि जो हमारी खेती होती थी उसमें गेहूं काटने के लिए मजदूर अलग से, उसको दुनिया भर के जो काटने के बाद पीटना, ये सब चीज़ें, और उसकी जो थ्रेशिंग होती है, सब अब क्या है कि सबकी एक ही मशीन आ गई है ना, सबकी एक मशीन आ गई। तो ये क्या प्रौद्योगिकी ही तो है, और इससे क्या हुआ कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। तो प्रौद्योगिकी भी एक क्या है, मानव संसाधन है। या फिर देखिए, जैसे कि अब पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, तो ये क्या है, यह भी तो प्रौद्योगिकी है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। मानव को जीवन में आसानी अगर दे रहा है तो क्या है, एक संसाधन ही हो जाता है। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मनुष्य एक विशेष प्रकार का भी संसाधन है, मनुष्य भी एक विशेष प्रकार का संसाधन है। अब अगला पॉइंट है कि सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय मतलब कि लगातार जो पोषण देता रहे, ऐसा विकास, जो मतलब सब लोगों के लिए, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें, इस प्रकार हमका उसका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें, वही सतत पोषणीय विकास होता है संसाधन का। यही इसमें बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। तो जो टोटल एरिया है उसको अगर हम 2 भागों में करें, एक 30% एरिया हो गया, सॉरी एक 70% एरिया हो गया, एक 30% एरिया हो गया। तो इस 30% एरिया में कितने लोग रहते हैं? 90% लोग रहते हैं। 90% जनसंख्या यहीं रहती है। इस 70% में कितने लोग रहते हैं? 10% ही लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस 70% लोग पे विरल जनसंख्या है, वहाँ निर्जन भी हो सकती हैं। मतलब कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वह भूमि क्षेत्र के केवल 30% भाग पर ही निवास करती है। जैसे कि जो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को की पतली परत को मृदा कहते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है उसे मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। अब अपक्षय देखते हैं। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, मतलब कि जो ठंडी से समझिए ओला आदि गिरते हैं, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा। पौधों के द्वारा, पौधे जब उखड़ जाते हैं तो जो मिट्टी उखड़ती है, मनुष्य के क्रियाकलाप, जब मनुष्य चलता है या फिर मनुष्य कुछ करता है तो उनके द्वारा जो अनावरित सेल टूटना होता है, जो मतलब सेलें हैं वो टूटती हैं और क्षय होता है, मतलब उनका नाश होता है। तो यही अपक्षय होता है। अपक्षय क्या है? मृदा का क्षय होना। अपक्षय सिंपल शब्दों में मृदा का क्षय होना वही है, मृदा का टूटना ही अपक्षय होता है। और ये अपक्षय होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो वहाँ जब जाके जमा होती हैं तो वो क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अब इसमें मृदा का एक फिगर दिया गया है। मृदा देखिए, जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है मृदा। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करती है मृदा। तो इतनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप इस फिगर को देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। मल्च बनाना, पहला क्या है? मल्च बनाना। मल्च देखिए, यहाँ देखिए खेती की गई है, यहाँ घास फूस फैला दिया गया है ना, ये घास फूस यहाँ भी फैला दिया गया है, यहाँ खेती गई। इससे क्या है कि सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। जब सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो इसमें वाष्पीकरण बहुत कम होगा। सनलाइट जब डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो वाष्पीकरण कम होता है। तो मल्च बनाना यही होता है। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। तो मतलब जैव पदार्थ जैसे कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या हो गया, भूसा से ढक दिया जाए, पैरा से ढक दिया जाए, इससे क्या कहते हैं? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मृदा की आर्द्रता ज़्यादा देरों तक रुकी रहती है, ज़्यादा समय तक। यही होता है मल्चिंग करना या फिर मल्च बनाना। आगे देखते हैं। वेदिका फार्म क्या होता है? देखिए, ये है वेदिका। पहाड़ों में ये होता है वेदिका फार्म। अगर आप असम, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जाइए भारत में, तो आपको वेदिका फार्म आप दिखेगी, जहाँ चाय के बागान और जो धान है ऐसे ही लगाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। अब इसको ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप देखिए कि ये पहले कैसे होगा, ये पहले पूरा पहाड़ रहा होगा, ये क्या होगा, पहाड़ रहा होगा ना। अब पहाड़ में अगर यहाँ से सिंचाई करेंगे तो डायरेक्ट पानी तो ऐसे बहता हुआ चला जाएगा, पानी रुकेगा कहाँ? तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि पहाड़ों को काटा जाता है,
पहाड़ों को काट के एक एक ऐसे बॉर्डर बनाया जाता है और नीचे नीचे से सीढ़ियों की तरह चले जाते हैं, जिससे पानी भी रुकता है, वहाँ धान की खेती भी हो जाती है, फिर चाय बागान भी हो जाती है। तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपज जाए। तो सपाट सतह प्राप्त करने के लिए वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। तो पृष्ठीय प्रभाव जो सरफेस टेंशन होता है, मतलब बहुत तेज़ी से पानी बहना, और मृदा अपरदन भी कम हो जाता है। तो वेदिका फार्म ऐसे बनती है, इसको ध्यान रखिएगा, पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होता है। समोच्च रेखी जुताई क्या होती है? समोच्च रेखी जुताई देख लीजिए क्या होती है कि जिस ओर पहाड़ जैसे रहते हैं वैसे उसकी जुताई कर दी जाती है। तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो अगर पहाड़ी ढाल है उसके समोच्च रेखाएं जो हैं वैसे ही जुताई करना, जो ढाल के नीचे बहते हुए पानी को एक प्राकृतिक अवरोध बनाती है, यही समोच्च रेखी जुताई होती है। जैसे कि ये फिगर देखिए, ये फिगर बना है, ये समोच्च रेखी जुताई होती है। जैसे कि ये देखिए बॉर्डर टाइप का बन रहा है ना, पानी यहाँ से रुकेगा, जैसे कि यहाँ आएगा पानी रुकेगा, तो ये क्या है, पानी का अवरोध उत्पन्न करती है। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? रक्षक मेखलाएं होती हैं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो मान लीजिए तटीय प्रदेश है, यहाँ आपका खेत है और आपका तटीय अगर प्रदेश है तो वहाँ हवाएं बहुत तेज़ी से चलेंगी, शुष्क प्रदेश है तो वहाँ भी हवाएं तेज़ी से चलती हैं। तो यहाँ क्या है कि आप कर मान लीजिए यहाँ तटीय प्रदेश है, तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पेड़ लगा दिए जाते हैं, यहाँ इसे चारों ओर पूरा बॉर्डर, मतलब पेड़ का एक बॉर्डर बना दिया जाता है, लंबे पेड़ बना दिए जाते हैं जो हवा को क्या करता है, रोक देता है। तो यही रक्षक मेखलाएँ होती हैं। यही क्या होती है, रक्षक मेखलाएँ, कि वृक्ष कतार से यहाँ लगा दिए जाएंगे, उसके बाद खेती से ताकि हवा को रोक दिया जाए, फिर खेती करिए ताकि मृदा का आवरण बचा रहे, मृदा अपरदन न हो। यही रक्षक मेखला होता है। समोच्च रेखी रेखिकाएँ, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाओं बनाने के लिए पत्थर, घास फूस, मृदा का उपयोग किया जाता है। ये वही बात ऊपर बताई गई है। अगला पॉइंट दिया गया था, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। तो ध्यान रखिएगा 1975 में जल की खपत कितना थी, 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, मतलब एक वर्ष में 3850 किलोमीटर घन जल का यूज होता था 1975 में। 2000 में ये कितना हो गया, 6000 घन किलोमीटर हो गया, किलोमीटर क्यूब हो गया, प्रति वर्ष हो गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया जल का उपयोग। एक और पॉइंट दिया गया था, पूछ सकते हैं, एक टपकता हुआ जो नल होता है वो वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। टपकते हुए नल से वर्ष में अगर एक साल एक टपकता हुआ जल है तो 1200 लीटर जल वह वेस्ट कर देता है। आगे देखते हैं, जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, तो लगभग 75% भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे जलग्रह कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों आदि में प्रारंभ हुआ था। तो जीवन कहाँ शुरू हुआ था, जल के आसपास ही शुरू हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय होता है। तो महासागर में क्या होता है, साल्ट होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है और मानवीय उपयोग के लिए वो उपयुक्त नहीं होता है। अलवण जल कितना है पूरी पृथ्वी पे, लगभग 2.7। पहले ये कितना था, 3 था, उसके बाद हम लोग पढ़ते आए हैं ना, अब बचपन में देखे होंगे 2.9 हम लोग पढ़ते थे, अब 2.7 ही रह गया है। और इसका लगभग 70% भाग, जो 2.7% है, इसका 70% भाग चादरों और बर्फ़ की चादरों और हिमानियों से, मतलब ग्लेशियर्स में ढका हुआ है, और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो 2.7% का भी 70% क्या कहाँ ढका है, ग्लेशियर्स में ढका है। अगला है, अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, और ये चूंकि मनुष्य की पहुंच से बाहर है, केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। और लगभग केवल 1% नहीं, केवल 30%, इसको हम 30% करेंगे। 70% जल ढका है, 30% जो जल है वो मनुष्य के उपयोग के पहुँच में है, वो भी 30% किसका, 2.7% का 30% भाग ही उपयोग में आ सकता है, उपयोग में हम करते हैं। अगला देखते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर के पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो सौराष्ट्र में जल बाजार लगती है, जहां लगभग 1.25 लाख की जनसंख्या वाला एक अमरोली शहर है, वहां लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। जल की उपलब्धता की समस्या आप देखेंगे, उसके बाद चैप्टर सब लगभग समाप्ति होने वाले हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका का भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति को। तो इसमें कहाँ कहाँ जल की आपूर्ति है वहाँ बताया जाता है।
इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल प्रश्न है और सीटेट में थ्योरेटिकल प्रश्न बनते नहीं हैं। ज्योमंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जहाँ मिलते हैं उस सक्रिय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ये आपका हो जाएगा वायुमंडल, यहाँ आपका स्थल मंडल और जल मंडल है। तो एक जो यहाँ का जो एक क्या बनता है, एक जो तीनों को मिला के जो स्फीयर बनता है, जो वेन डायग्राम बनता है, वही जैवमंडल कहते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे कीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे? तो जो डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन नामक जो ये दवाएं थी, ये क्या करती थी? पीड़ानाशी थी, मतलब दर्द निवारक थी। और लेकिन इनके जो यूज से क्या होता था कि अगर आप इनका यूज करने के बाद जो मनुष्य मरता था, उसको जो गिद्ध खाते थे या फिर इनको खाने के बाद या इनकी जो दवाएं हैं उनका उपयोग जो करते थे, उसके बाद गिद्ध अगर इसको यूज करते थे इनडायरेक्टली तो वो भी मर जा रहे थे। गिद्ध का एक्सटेंशन डिक्लोफिनेक दवा, एस्प्रिन दवा, इबुप्रोफेन दवा के कारण होता है, जिसे अब क्या कर दिया गया है? इंडिया में बैन कर दिया गया। अब इसे इंडिया में बैन कर दिया गया है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये कहा गया है, जिसको CITES कहा गया है, की स्थापना की गई है। इसका काम क्या है? प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार करना जो कहाँ है, जो इंडेंजर्ड है, मतलब कि जिनका दिक्कत है, जो नष्ट होने के कगार में है, इनका काम यही होता है और इनको बचाने के उपाय देना। चलिए फिर आज के साथ इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही ये क्लास क्लास 8 पूरा ख़त्म हो जाएगा वैसे ही इसकी PDF आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।